अमित नॉलेज शो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे ब्रिक्स करेंसी के बारे में और ब्रिक्स क्या होता है और ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जो 5 बड़े इकोनॉमीज़ का ग्रुप है, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये देश मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ा रहे हैं और डेवलपमेंट के नए मौके ढूंढ रहे हैं। ब्रिक्स का मकसद है कि ये देश अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज शेयर करें ताकि साथ मिलकर डेवलपमेंट और ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। इस ग्रुप का फॉर्मेशन इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये सभी देश रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी पर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रही है। ये ग्रुप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करते हैं और अपने मेंबर्स देशों की इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। ये ग्रुप 2006 में बना था ताकि अपने सदस्यों के बीच फाइनेंशियल हेल्प और डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। इसका मकसद था ट्रेडिशनल वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल इकोनॉमी ऑर्डर का काउंटर बैलेंस बनाना। यानी कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन इसलिए हुआ है कि ये देश मिलकर अपनी इकोनॉमिक पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करके दुनिया के आर्थिक क्षेत्र में एक नया संविधान को स्थापित करे। ये ग्रुप उन देश के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सपोर्ट चाहते हैं और इन्हें ग्लोबल लेवल पर अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ब्रिक्स क्यों मैटर करता है? फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक पावर हाउस। ये देश दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन, लैंड मास एंड इकोनॉमिक आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ब्रिक्स के देश वर्ल्ड के मामलों में डे बाय डे ज़्यादा प्रभावित होते जा रही है, ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज, व्यापार और सुरक्षा जैसे एरिया में। थर्ड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। ये ग्रुप अलग अलग रिसोर्सेज, मार्केट्स और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का एक विशाल रेंज ऑफर करता है। फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेशन। ब्रिक्स के मेंबर्स व्यापार, निवेश, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी जैसे कई मामलों पर मिलकर काम करते हैं। ये सभी कारण इस ग्रुप को वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट बना देते हैं जो ग्लोबल डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। ब्रिक्स के मेंबरशिप पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है और अब इसमें 6 नए देश शामिल हो गए हैं, जैसे अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक्सपेंशन दिखाते हैं कि ब्रिक्स की ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितनी बढ़ रही है और ये दुनिया के आर्थिक और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे बदल सकता है। इस ग्रुप का बढ़ना ना सिर्फ नए देशों के लिए बल्कि ग्लोबल ट्रेड और डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ब्रिक्स के नए मेंबर्स से नए पर्सपेक्टिव्स और रिसोर्सेज का इंटीग्रेशन होगा जो आगे चलकर दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स को अफेक्ट करेगा। ब्रिक्स करेंसी के बारे में चर्चा और प्रपोजल तो हुई है, लेकिन फ़िलहाल कोई ऑफिशियल ब्रिक्स करेंसी नहीं है। हर मेंबर कंट्री अपनी अपनी नेशनल करेंसी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ब्रिक्स नेशन इस बात पर काम कर रहे हैं कि वो US डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कैसे कम कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इसमें शामिल है, पहला, लोकल करेंसी का इस्तेमाल। ब्रिक्स देश अपने लोकल करेंसी का इस्तेमाल करने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि उन्हें डॉलर की ज़रूरत ना पड़े। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। उन्होंने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया है जिसमें ट्रेड लोकल करेंसीज में होती है। कुछ अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स भी डेवलप किए जा रहे हैं जो डॉलर के अलावा दूसरे करेंसीज के थ्रू ट्रांजैक्शन को आसान कर सके। ये सब एफर्ट्स, उनका एम है कि वो अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ा सके और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अपना योगदान दे सके। ये कुछ की स्ट्रेटजीज है जो ब्रिक्स नेशंस अपने US डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पहला पॉइंट, लोकल करेंसी ट्रेड। उन्होंने ट्रेड सेटलमेंट्स को लोकल करेंसी में प्रमोट करने का फैसला किया है ताकि डॉलर कन्वर्जन की ज़रूरत कम हो। इससे वो अपने बीच में ट्रेड को आसान और सस्ता बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पेमेंट सिस्टम। ब्रिक्स कंट्रीज अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डेवलप कर रही है ताकि उन्हें स्विफ्ट पर एक डिपेंडेंसी कम करना पड़े। स्विफ्ट एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंट्रोल में है
और इसकी जगह नए सिस्टम डेवलप करने की सोच रही है गोल्ड स्टैंडर्ड। वो गोल्ड को एक पोटेंशियल रिजर्व एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की सोच रही है ताकि वो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट से डाइवर्सिफाई कर सके। गोल्ड एक ट्रेडिशनल और सिक्योर एसेट है जो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मददगार हो सकता है। ये सब इनिशिएटिव्स उनके गोल है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देना और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अपनी जगह बनाना। जबकि एक यूनिफाइड ब्रिक्स करेंसी अभी नज़र नहीं आ रही। इन इनिशिएटिव्स का मकसद ये है कि ब्रिक्स नेशन के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करना और उनकी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से प्रति वल्नरेबिलिटी को कम करना। ये स्टेप्स उनके लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे वो अपने इंटरनल ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट के चेंजेस के साथ सामना करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी ये सारी स्ट्रेटजीज मिलकर उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को काफ़ी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है ताकि वो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना और बेहतर तरीके से कर सके। ब्रिक्स करेंसी के पोटेंशियल इंट्रोडक्शन दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक पर काफ़ी मैटर कर सकते हैं। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। पहला, रिड्यूस रिलायंस ऑन द यूएस डॉलर। एक ब्रिक्स करेंसी यूएस डॉलर की इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस में डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा ज़्यादा बैलेंस आ सकता है। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक शेयर्ड करेंसी ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक सहयोग को गहरा बना सकती है जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज फोस्टर करेगी। ये पोटेंशियल चेंजेस ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल सकती है। ब्रिक्स करेंसी का सक्सेस इन देशों की ग्लोबल इन्फ्लुएंस को काफ़ी बढ़ा सकती है, खास तौर पर इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज अपनी एक यूनाइटेड करेंसी बनाती है तो उनकी जियोपॉलिटिकल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये कंट्रीज जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका मिलकर अपने आप को ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत पोजीशन में रख सकती है। ये करेंसी उन्हें दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने में मदद कर सकती है बिना डॉलर के या किसी और एस्टेब्लिश्ड करेंसी के सहारे लिए, जो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को बढ़ाएगा। इस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस उन रीजन्स पर बढ़ेगा जहाँ के इकोनॉमिक्स अभी डेवलप हो रही है और ये उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। इकोनॉमिक डाइवर्जेंस। ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स और ग्रोथ रेट्स काफ़ी अलग है। अगर इनका एक यूनिफाइड करेंसी बनाया जाता है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ जैसे कि इन्फ्लेशंस और मॉनेटरी पॉलिसीज़ मैनेज करने में मुश्किल हो सकती है। इस वजह से कुछ देशों को फ़ायदा हो सकता है जबकि दूसरे देश नुकसान उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, पॉलिटिकल रिस्क। ब्रिक्स नेशन में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो सकती है जो करेंसी की स्टेबिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अगर कोई देश में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती है तो इससे सभी देश के बीच करेंसी की ट्रेड और एक्सचेंज रेट पर बुरा असर पड़ सकता है। मार्केट वॉलेटिलिटी। नया ग्लोबल करेंसी का इंट्रोडक्शन मार्केट में वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी का रीज़न बन सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स को नई फाइनेंशियल लैंडस्केप के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जब एक नया करेंसी आता है तो लोगों को पता नहीं होता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जिससे मार्केट में चेंजेस और रिस्क बढ़ सकते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं जो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होती। देन एक्सपेक्टेंस एंड एडॉप्शन। एक ब्रिक्स करेंसी को वाइड एक्सपेक्टेंस पाने के लिए इसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज से सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर लोगों को पता है कि करेंसी के पीछे मजबूत इंस्टीट्यूशंस है और उनकी पॉलिसीज समझदारी से बनी हुई है, तभी लोग उसे अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस और सेविंग्स के लिए यूज़ करने को तैयार होंगे। यदि इन एलिमेंट्स की कमी है तो लोग उस करेंसी को नहीं अपनाएंगे और उसका अडॉप्शन मुश्किल होगा। ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि ब्रिक्स करेंसी का विकास अभी शुरुआती चरण में है, जबकि इसकी पोटेंशियल फ़ायदा काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इसके साथ कुछ मेजर चैलेंजेस भी है जो ओवरकम करने हैं। ब्रिक्स करेंसी का आखिरी प्रभाव कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, जैसे कि करेंसी का स्पेसिफिक डिज़ाइन, ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़,
ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी हम ये देख पाएंगे कि ब्रिक्स करेंसी का असल प्रभाव क्या होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।